सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सलीम एक बार फिर से आपके सामने अपने एचपीएससी कोर्स की सेकंड सीरीज़ के अंदर एक नए टॉपिक के साथ हूँ। आज से हम अपने एचपीएससी कोर्स की सेकंड सीरीज़ के अंदर जो हमारा मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेशन। मतलब एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन की मेन डेफिनेशन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो का स्टार्ट स्टूडेंट सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एयर कंडीशनर होता है क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है और इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो जैसे कि आपको नाम से कुछ थोड़ा हिंट मिलता होगा कि एयर कंडीशनिंग मतलब कि हमें क्या करना है, जो एयर है उसको कंडीशन करना है। यानी कि हमें एक साथ जो हमारी एयर होती है उसका टेम्परेचर, उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसकी एयर मूवमेंट, उसकी क्लीनिंग, उन सबको हमें मेंटेन करना। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एयर कंडीशनिंग कहते हैं। यानी कि रिक्वायर्ड जो हमें टेम्परेचर चाहिए, जितना रिक्वायर्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, एयर मूवमेंट जितना रिक्वायर्ड है और उसमें एयर में कितना क्लीनिंग है, वो सब जो एक साथ हम करते हैं उसको हम कहते हैं एयर कंडीशनिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो एयर मूवमेंट, एयर क्लीनिंग को हम मेंटेन करते हैं, तो उसकी वजह से हमें एक कंफर्टेबल टेम्परेचर मिलता है, रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट मिलता है। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनिंग मतलब पहला फंक्शन क्या होता है, एक तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए होता है, एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी जो प्रोडक्ट्स है, हमारे प्रोसेस है, हमारे जो स्पेस के अंदर जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे या जो भी वहाँ पे हम प्रोसेस करने वाले हैं, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड हमें कंडीशन चाहिए होती है वो हमें एयर कंडीशनिंग से मिलता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने आपको समझाया कि एयर कंडीशनिंग क्या होता है। एयर कंडीशनिंग इज द साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट, एयर क्लीनिंग एंड द कंडीशन स्पेस। मतलब कि हम क्या करते हैं, एक साथ टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और एयर क्लीनिंग, उन सबको एक साथ प्रोसेस करते हैं, उसको हम कहते हैं एयर कंडीशनिंग। इसके दौरान हमारा जो मेन फंक्शन होता है, एक तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए हम एयर कंडीशनिंग करते हैं, दूसरा जो हम प्रोडक्ट्स हमें मैन्युफैक्चर करने होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ एक डेफिनेट प्रोसेस होता है, उसके लिए हमें एक रिक्वायर्ड कंडीशन या रिक्वायर्ड हमें एयर मूवमेंट चाहिए होती है, तो वो सब चीज़ भी हम अपने एयर कंडीशनिंग प्रोसेस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। डिफाइन किया कि एयर कंडीशनिंग होता है क्या, उसके अंदर हमें क्या करना है, एयर को कंडीशन करना होता है। तो वो एयर को कंडीशन हम कैसे करते हैं, एक साइमल्टेनियस प्रोसेस किया जाता है जिसके अंदर हम टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसका एयर का मूवमेंट कितना होगा, कितना उसको क्लीन करना है, वो सब हम एक साथ जो प्रोसेस करते हैं उसको हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ आपको डिफाइन किया हुआ है कि इसको फंक्शन को करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है टू परफॉर्म दिस फंक्शन। मतलब एयर कंडीशनिंग करने के लिए इक्विपमेंट ऑफ द प्रॉपर कैपेसिटी मस्ट बी इंस्टॉल एंड कंट्रोल थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि एयर कंडीशनिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो प्रॉपर कैपेसिटी के होने चाहिए इंस्टॉल, और उनको हमें कंट्रोल करना होता है थ्रू आउट द ईयर ताकि लॉन्ग टाइम तक उसको चला सके। द इक्विपमेंट कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल इंस्टेंटेनियस पीक लोड रिक्वायरमेंट। यानी जो हमारे जो इक्विपमेंट है उसकी कैपेसिटी को हम कैसे डिसाइड करेंगे, जिस स्पेस के लिए हमें वहाँ पे यूज़ करना है, तो वहाँ का जो पीक लोड है वो कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ का जो हम पार्शियल लोड के हैं या पीक लोड के, उसको हम डिटरमाइन एक्चुअल यानी कि फैक्चुअल कह सकते हैं कि एग्जैक्ट उसको डिटरमाइन करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो हम एक एस्टिमेट बनाते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पे लोड कितना होगा, क्योंकि डे में कुछ होता है, सुबह के टाइम में कुछ होता है, रात के टाइम में कुछ होता है, तो वहाँ का पीक लोड क्या होता है, चेंज होता जाता है। तो हम पहले से हम एस्टिमेट बना के रखते हैं कि इसके आसपास वहाँ का पीक लोड होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर जो हम एयर कंडीशनिंग मशीन हम यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर उतनी ही कैपेसिटी के हम क्या करते हैं, उसके अंदर इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक हमें एयर कंडीशनिंग करके दे सके। तो दोस्तों, अब जैसे कि हमने बात की अभी एयर कंडीशनिंग के बारे में, अब बात करते हैं हम रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन मैं पहले भी समझा चुका हूँ, तो फिर से मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। द टर्म रेफ्रिजरेशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम द सब्सटेंस अंडर कंट्रोल कंडीशन। मतलब टर्म रेफ्रिजरेशन का मतलब इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टम से क्या करते हैं, हीट को रिमूव करते हैं कंट्रोल कंडीशन में। ठीक है। दूसरे टर्म में मैं ये भी बता सकता हूँ, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन, जिस चीज़ का हम सिस्टम का हम यहाँ पे हम रेफ्रिजरेशन करते हैं जिस सिस्टम का, उसका टेम्परेचर जो होता है उसके सराउंडिंग से बिलो होता है। ठीक है। एक तरीके से हम कहते हैं इट इज़ द साइंस टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बिलो इट्स सराउंडिंग। मतलब एक साइंस है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम का टेम्परेचर बिलो रखते हैं उसके सराउंडिंग से, उसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी रेफ्रिजरेशन होता है क्या। नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्या देखा है, नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों देखा हमें, अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, क्योंकि इसके अंदर जो रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो ये कहता है
इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर टू ए हाई टेम्परेचर। मतलब अगर सिस्टम का हमें टेम्परेचर बिलो करना है तो मतलब हम कंटिन्यूसली उसको हम टेम्परेचर बिलो रखना है उसके सराउंडिंग्स, तो हम क्या करते हैं उस वहाँ से हम हीट को कंटिन्यूसली रिमूव करना है। और सेकंड लॉ यही कहता है कि जो सिस्टम पहले से लो टेम्परेचर पे है तो वहाँ से हीट को रिमूव करना टू द हाई टेम्परेचर इम्पॉसिबल है विदाउट एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। तो यानी कि रेफ्रिजरेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल सोर्स हम यूज़ करना पड़ता है ताकि हम सिस्टम का टेम्परेचर बिलो कर सकें। उसी को हम रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। तो पहले मैं स्क्रीन पे जो लिखा वो समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस प्रोसेस कैन ओनली बी परफॉर्म विद द एड ऑफ सम एक्सटर्नल वर्क। जैसे कि मैंने बताया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है कि इस प्रोसेस को हम सिर्फ तभी कर सकते हैं एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वर्क के द्वारा। इट इज़ ऑब्वियस दैट सप्लाई ऑफ पावर इज रेगुलरली रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेफ्रिजरेटर। मतलब रेफ्रिजरेटर को वहाँ पे क्या करना है, हमें कॉन्टिन्यूसली हीट को रिमूव करना है, क्योंकि हमें पता है जो हीट फ्लो होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होती है। लेकिन रेफ्रिजरेशन में क्या करना होता है, हमें हीट को रिमूव करना होता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर। तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है जिसको कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली काम करने के लिए वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम हीट पंप भी कहते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज नोन एज द मैन सिंस द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। मतलब 19th सेंचुरी के टाइम से हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज़ करना हमने स्टार्ट कर दिया था। द साइंटिस्ट ऑफ द टाइम डेवलप फ्यू स्ट्रे मशीन टू अचीव सम प्लेसर, but it paved the way of the inventing the attention of scientists for the purpose study and research। मतलब 19th सेंचुरी में क्या किया था, साइंटिस्ट ने रेफ्रिजरेशन का डेवलप करना, इसको बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे ये ऐसा उसका ट्रेंड चलने लग गया था, फिर और ज़्यादा कमर्शियल वे में हम रेफ्रिजरेटर को यूज़ करने लग गए ताकि फूड प्रिजर्वेशन हो सके, या फिर बहुत सी चीज़ें होती थी जहाँ पे हमें टेम्परेचर को लो रखना पड़ता था ताकि हमारे जो प्रोसेस है, जो प्रोडक्ट हैं वो वहाँ पे हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो द रेफ्रिजरेशन ऑल्सो वाइड एप्लीकेशन सबमरीन शिप्स, एयरक्राफ्ट, रॉकेट। तो रॉकेट्स होते हैं, सबमरीन शिप्स होती हैं, एयरक्राफ्ट होती हैं, वहाँ पे भी हम रेफ्रिजरेशन को यूज़ करते हैं। फूड्स, ड्रिंक्स, मेडिसिन, इनको स्टोर करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनिंग प्रोवाइडेड फॉर सम ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब एयर कंडीशनिंग हम कुछ फॉलोइंग रीजन है यहाँ पे जो दिए हुए हैं आपको स्क्रीन पे, इनकी वजह से हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहला देखा टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन ऑफिस, फैक्ट्रीज बाय मेंटेनिंग द कंफर्ट कंडीशन इन फॉर पीपल। मतलब कि ऑफिस, फैक्ट्रीज के अंदर एक कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकें ताकि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं, एक अपने इफेक्टिव वे में काम कर सकें। दूसरा रीज़न है टू मेंटेन कंफर्टेबल कंडीशन फॉर वर्किंग इन होटल्स एंड लैब्स। तो जो होटल्स होते हैं, लैब्स होते हैं, उनके अंदर एक कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकें ताकि वहाँ के लोग आसान ईजी वे में काम कर सकें, गुड एफिशिएंट वे में काम कर सकें। टू अवॉइड मल फंक्शन सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पैनल। मतलब इलेक्ट्रिक पैनल्स जहाँ पे अगर वहाँ पे हम कंडीशन टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ पे डस्ट होगा, डस्ट की वजह डस्ट, या फिर वहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे ये कमियाँ, ये यानी कि ये चीज़ दिक्कत नहीं आए तो वहाँ पे भी हम एयर कंडीशनर को यूज़ करते हैं। टू मेंटेन प्रेशर इनसाइड द प्रेमाइसिस फॉर अवॉइड आउटसाइड डस्टी एयर इन द रूम। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हम जहाँ कंडीशन स्पेस है उसके अंदर प्रेशर को मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो बाहर की जो डस्टी हवा होती है वो अंदर नहीं आती है। तो उस पर्पज़ के लिए भी हम यहाँ पे एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू क्रिएट हेल्दी एटमॉस्फेयर इनसाइड द रूम बाय सप्लाइंग फ्रेश फिल्टर एयर इन द रूम। यानी कि हेल्दी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेस में एक हेल्दी स्पेस मेंटेन करने के लिए भी हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। क्लीन हवा प्रोवाइड करने के लिए भी हम क्लीन हो, हेल्दी कंडीशन हो, कंफर्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके, तो ये सब चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, एक तो एयर कंडीशनर की डेफिनेशन सीखी कि एयर कंडीशनर होता क्या है और क्यों हम एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं। दूसरा हमने एक रेफ्रिजरेशन क्या होता है एक उसको समझा। तो हमने एक ओवरव्यू या कह सकते हैं एक इंट्रोडक्शन हमने लिया एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो एंड टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।